डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी का परिचय आपके समक्ष दूंगी। एक प्रतिबद्ध शिक्षक और शोधकर्ता हैं आप, और आप अंतर भारती के युगमानस के संस्थापक संपादक भी हैं। भारतीय भाषाओं में कंप्यूटिंग हेतु डिजिटल साक्षरता मिशन की आपने शुरुआत की है और 1750 से अधिक कार्यशालाओं और 50 से अधिक संगोष्ठियों का आप सफल आयोजन कर चुके हैं। भारत सरकार के स्वयं मंच पर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पर आधारित आपका MCO पाठ्यक्रम भी व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। आपने कई शोध परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है और भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ, कृपया आप मंच से अपने विचार भाषा प्रौद्योगिकी में सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय भाषाओं और हिंदी पर अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत आप सभी की करतल ध्वनि के साथ। नमस्कार। तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दूसरे दिन के इस प्रथम सत्र में देश के कोने कोने से पधारे तमाम हिंदी प्रेमी और राजभाषा कर्मयोगियों का हार्दिक स्वागत है। और मुझे यहाँ आमंत्रित कर आज डिजिटल परिवेश और भारतीय भाषाओं पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। और मेरे साथ दो वरिष्ठ विद्वान हैं और राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी और संयुक्त सचिव मीनाक्षी जौली जी, और मेरे साथ मंच को सुशोभित करने वाले आचार्य राजीव आहूजा जी और आचार्य नवीन चंद्र लोहानी जी और तमाम मित्रों, सबको पुनः नमस्कार। तो भारतीय भाषाओं की डिजिटल अस्मिता को लेकर विशेषकर कल जो भी वक्ता थे हमारे समक्ष, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो शब्द सिंधु को लेकर जो बात रखी थी, तो यदि मैं वहां से बात शुरू करूं तो निश्चित रूप से हमारे सामने कई लक्ष्य रह गए हैं। तो चूंकि हम तीन वक्ताओं के लिए मुश्किल से 15-15 मिनट का समय मिला, तो 15 मिनट का विभाजन मैं 3 मुद्दों पे कर लेना चाहता हूं ताकि बात आप तक पहुंच सके। तो जैसे सीधा हम जाएं 1970 के दशक में, जिस समय हिंदी और देवनागरी के एक तो आप टाइपराइटर टंकन मशीन के लिए देवनागरी का परिवर्धन और मानकीकरण उस समय किया था। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हमारे समक्ष आया था और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के बाद हम कंप्यूटर पर पहुंच गए। लेकिन उस समय से लेकर आज तक देखें, जैसे राजभाषा विभाग चूंकि कंप्यूटिंग की दृष्टि से काफी काम करवा रहा है, लेकिन मेरी चिंता क्या है अभी, जैसे अनुवाद संबंधी जो भी टूल्स की बात हम कर रहे थे, अनुवाद संबंधी जो भी सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे थे, वो पीछे पड़ गए। कारण आज हम तो AI की बात कर रहे हैं और विशेषकर 2023 से आपके समक्ष जो भी जनरेटिव AI के टूल्स आ गए, तब तो पीछे जो भी टूल्स थे सारे पुराने पड़ गए। अब जब राजभाषा विभाग परसों इस सम्मेलन के लिए एक स्मारिका का प्रकाशन करना चाहा भाषा प्रौद्योगिकी पर, तो निश्चित रूप से चूंकि स्वयं पोर्टल पर मेरा एक पाठ्यक्रम था भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय, जिसमें आज तक लगभग 4000 से ज़्यादा विद्यार्थी उसका लाभ ले चुके हैं हिंदी के माध्यम से। विशेषकर प्रौद्योगिकी संबंधी शिक्षा जो हिंदी के माध्यम से देने का लक्ष्य है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा का, उस दृष्टि से मेरे इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जो बात पहुंची, तो यहाँ मुख्य लक्ष्य ये है कि हम लोग जब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसका इतना विकास हो चुका है कि आज डिजिटल परिवेश में भाषाओं के प्रवेश को लेकर मैंने फिर भारत सरकार के उसी एक शब्द को कॉपी किया, समावेशी। तो मतलब हमारी चेतना समावेशी होनी चाहिए। तो समावेशी चेतना के दृष्टि से यदि देखते हैं,
फिर राजभाषा विभाग जिस गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत है, तो उसी गृह मंत्रालय के तहत ही फिर जो जनसांख्यिकी से संबंधित विभाग है, तो आबादी की गणना जो भी होती है, भाषाओं की गणना भी होती रही। आपको पता है 1652 भाषाएं कहा गया था 1960-70 दशकों के बीच में। तो आज आप देखिए 2011 की जनगणना ही हमारे पास अद्यतन है, उसके बाद अभी होना है क्योंकि कोरोना ने रोक दिया था हमें। 2021 की जनगणना नहीं हुई थी, लेकिन जो जनगणना विभाग ने बहुत बढ़िया काम किया। 2011 की रिपोर्ट के आधार पर, जनगणना के आधार पर उन्होंने एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। तो भारतीय भाषाओं को लेकर जब बात करता हूं, निश्चित रूप से मेरे सामने दो नक्शे आते हैं। एक, जब जनगणना विभाग ने आपके समक्ष जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है भारतीय भाषा सर्वेक्षण से संबंधित, और दूसरा यूनेस्को का एक नक्शा जिसमें भारत की भाषाएं जो विलुप्त हो रही है, मतलब जो भाषाएं मरने के कगार पर है, तो उनकी संख्या भी आपको दिख जाती है। तो हम जिन राजभाषाओं की बात कर रहे हैं, हिंदी सहित भारतीय भाषाओं की बात कर रहे हैं, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या 14 से 22 तक पहुंच गई। और जैसे कल माननीय मंत्री महोदय लोग यहाँ कह रहे थे कि कई सारी भाषाओं की मांग है जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित, लेकिन एक आंकड़ा जिस ओर यदि ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2011 की जनगणना के आधार पर जो सर्वेक्षण रिपोर्ट जनगणना विभाग ने प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट में ये बात है कि 2011 के दौरान इस मंडप में जितने लोग हैं उससे ज्यादा संख्या में मातृभाषाओं को दर्ज कराया गया था। तो मतलब दुनिया की जो भाषाएं हैं मातृभाषाएं, तो उनकी संख्या लगभग, यहाँ जितने लोगों ने पंजीकरण किया इस कार्यक्रम के लिए, लगभग वो संख्या, मतलब लगभग 7000 में दुनिया की भाषाएं हैं, और उसमें 1/3 भाषाएं भारत में ही हैं। और लेकिन पिछली जनगणना में जो दर्ज कराए गए उसमें 10,000 से ज्यादा भाषाओं के नाम रह गए थे। कारण आपको स्पष्ट है, लोग अपनी अपनी भाषा के अलग अलग नाम लिखवा देते हैं, तो उस वजह से संख्या बढ़ चुकी थी। जो 1652 संख्या 1960-70 के पास थी, तो वो संख्या भाषाएं विलुप्त होते होते 1300 तक आज भाषाएं पहुंच चुकी है। तो और 8वीं अनुसूची में जब 22 भाषाएं आप देख रहे हैं, तो हमारी चिंता और किन भाषाओं को लेकर है। तो आप उसी जनगणना संबंधी रिपोर्ट में देखेंगे 100 से ज्यादा भाषाएं उसमें दर्ज है, और जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनके अलावा 99 भाषाएं हैं। तो ये सारी भाषाएं हमारी चिंता की भाषाएं हैं, क्योंकि यदि हम इनको उस समावेशी चेतना के साथ यदि डिजिटल परिवेश में नहीं ले जाएंगे, ये भाषाएं बचेंगी नहीं। चिंता की बात यह है, तो आज हम जिस अस्तित्व को लेकर बात कर रहे हैं, तो डिजिटल परिवेश में भारतीय भाषाओं का अस्तित्व तभी संभव है जब हम उस चेतना के साथ काम करें। तो राजभाषा सम्मेलनों की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि राजभाषा विभाग भारतीय भाषाओं की ओर, भले ही भारतीय संविधान में वो चेतना है, हमारे 17वें अनुच्छेद में 343 से 351 जो भी अनुच्छेद है, तो उनमें जो धारणा है, उसके अलावा जो राजभाषा सम्मेलनों की ये बड़ी उपलब्धि रही है कि तमाम भारतीय भाषाओं को राजभाषा विभाग ने आकर्षित किया। तो आगे का लक्ष्य ये हो जाना चाहिए, मैं मानता हूं, क्योंकि पिछले 2.5 दशकों से जब भारतीय भाषाओं को लेकर मैंने कार्य किया है, और विशेषकर हम लोग भारतीय भाषाओं को लेकर जो परिवारों की बात करते हैं, हम ऐसे नहीं मानते, क्योंकि एक ही परिवार हम मानेंगे तो पूरे भारत की भाषाएं एक परिवार की भाषाएं मानना चाहिए हमें। उस दृष्टि से यदि हम देखें तो जरूर हमें ये चेतना जागृत होगी कि हमें अपनी भाषाओं को मरने से बचाना है। मरने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, विशेषकर इस राजभाषा मंच में हम क्या कर सकते हैं। तो राजभाषा से संबंधित जो भी यहाँ पे सैनिक है आप सब, तो राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए आप लोग कार्यरत हैं, और हिंदी की चेतना आप में है।
आज इस मंच से आप एक और चेतना लेकर जाएं कि हम अपने परिवेश की भाषा, आप जिस राज्य से भी हैं, तो मेरे सहवक्ता दोनों जो उत्तराखंड राज्य से हैं, तो जैसे उत्तराखंड बोलते कि आपको कई सारी पहाड़ी बोलियों के नाम सामने आ जाएंगे। अब चिंता हमारी एक मूल भाषा हिंदी को लेकर आप बात करें, हम बोलियों की चिंता छोड़ देते हैं। निश्चित रूप से हमें तमाम भाषाओं को लेकर ही आगे बढ़ना है, तभी जाकर हम जो है हमारी भाषाओं को बचा सकते हैं। जब मैंने भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी पाठ्यक्रम तैयार करना शुरू किया, तो ये पाठ्यक्रम लक्ष्य मैंने रखा अंग्रेजी माध्यम से यदि करूंगा तो इसमें लाखों विद्यार्थी आ जाएंगे। मेरा लक्ष्य वो नहीं था। जो भारतीय भाषाओं की चिंताओं को लेकर काम करेंगे उनका ही मेरा लक्ष्य था, तभी मैंने उसको किया। अब हम 2-3 बिंदुओं पे देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्या जी हैं, तो उनसे यही जरूर अनुरोध करना चाहूँगा, जब हम ये हिंदी दिवस 14 सितंबर के हिंदी दिवस को दिल्ली से बाहर देश के बड़े बड़े शहरों पर आयोजित करना शुरू किया है, तो आगे 2 और दिवस महत्वपूर्ण हैं। एक दिवस वो है प्रौद्योगिकी संबंधी दिवस, जो आज के इस प्रथम सत्र में तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित चेतना फैलाने की दृष्टि से आज ये सत्र रखा गया। तो एक तो प्रौद्योगिकी दिवस जो 11 मई को हम आयोजित करते हैं, तो उसका आयोजन भी भले ही इस ढंग से सभी को बुलाकर ऑफलाइन में ना किया जा सके, मगर ऑनलाइन में जरूर कर सकते हैं। एक वो होना चाहिए। दूसरा, तो दिसंबर 11 को भारतीय भाषा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय भाषा दिवस, तो राजभाषा विभाग को ये भी कार्य लेना चाहिए कि भारतीय भाषा दिवस सीमित उन 22 भाषाओं तक नहीं होना चाहिए कि तमाम भाषाएं जो भारतीय भाषाएं कहला रही है, जिसकी संख्या जैसे मैंने कहा आज 1000 से ज्यादा है, उन तमाम भाषाओं को डिजिटल परिवेश में लाने और उनका डिजिटल अस्तित्व सामने लाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो उस दृष्टि से यदि देखा जाए, पिछले दिनों में आपके सामने, तो जैसे कल के दिन राजभाषा विभाग ने जो भी डिजिटल साधनों का विकास करवाया और उनका प्रचार कर रहा है, जैसे शब्द सिंधु की बात आई और लक्ष्य बताया गया 2027 तक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोश साबित होगा, जैसे माननीय मंत्री जी ने कल कहा। तो आपको पता है, जैसे आप मंत्र से शुरू करके, जैसे सीडैक ने विकसित किया था उस जमाने में, आज गूगल से होते हुए अनुवादिनी भाषिनी तक आप पहुंच गए। कल परसों आपके सामने समाचार था आदिवाणी के नाम से। तो आदिवाणी के नाम से 6 जो जनजातीय भाषाएं हैं, तो उनके लिए भी ये आधारित अनुवाद की सुविधा विकसित की जा चुकी है, लेकिन इसमें समन्वय की जरूरत है। तो जनजातीय मंत्रालय ने जब 6 भाषाओं को लिया, उसमें फिर संताली है, तो जो 22 भाषाएं पहले से हैं उसमें भी संताली है। निश्चित रूप से बात ये कहना चाहता हूं, जब मैं राजभाषा विभाग के इस सम्मेलन के लिए जो स्मारिका प्रकाशित कर रहे थे, तो उसके लिए जब मैं लेख लिखने लगा, एक दिन आधी रात बैठकर, अक्सर मैं कहता रहता हूं, दिन दुगुनी रात चौगुनी, हिंदी में तो कहते हैं आप, मतलब जो विकास को लेकर भी बात करें, दिन दुगुनी रात चौगुनी, लेकिन डिजिटल परिवेश में हम उसको कहते हैं दिन 10 गुनी रात 100 गुनी। तो रात 100 गुनी प्रगति जो टेक्नोलॉजी की प्रगति है, क्योंकि अमेरिकी जैसे देशों से जो कुछ हुआ है टेक्नोलॉजी का विकास, तो उसका सीमित ही विकास कहना चाहिए, कारण उनका लक्ष्य वो है, व्यापारिक लक्ष्य है। उन व्यापारिक लक्ष्यों से उन भाषाओं को ही लक्ष्य में रखेंगे केवल जिनसे उनका व्यापार होता है। जब हमने 22 भाषाओं का दर्ज किया 8वीं अनुसूची में, निश्चित रूप से आपको पता है कि इन 22 भाषाओं का विकास उस दृष्टि से नहीं हुआ। जब मैं ये जनरेटिव एआई को लेकर जब ये आलेख लिख रहा था, मैंने देखा, तो आपको जरूर वो स्मारिका जो राजभाषा विभाग ने भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी प्रकाशित किया है, तो स्मारिका मिल जाएगी, तो उसमें मेरा आलेख निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे। लेकिन मैंने एक जनरेटिव एआई का आउटपुट उसमें शामिल किया था, तो वो एक टेबल के रूप में मैंने दर्ज किया था। तो वो टेबल का कहना यही था, मेरा आशय, तो उसमें मैंने एक शब्द दिया, एक वाक्य दिया एआई को, विशेषकर चैट जीपीटी को। मैंने कहा, तो आप कितनी भाषाओं में काम
कर सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, वहाँ पे मैं जेंडर को जस्ट न्यूट्रलाइज किया, कर सकती है, कर सकता है नहीं कहा। तो तब जाकर फिर मैंने देखा कि उन्होंने कहा 22 भाषाओं में, और मैंने कहा मेरा भारत महान, इसको सारी भाषाओं में, सारी लिपियों में, मतलब भारतीय भाषाओं में आप दर्ज करें। तुरंत उन्होंने आउटपुट दिया है। आउटपुट देखने से आपको स्पष्ट होगा, आप तो आशावान हैं, मैं भी आशावान हूं, लेकिन आउटपुट में कई सारी भाषाएं उपेक्षित है। उपेक्षित होने का आशय यही है। हाँ, तो कई भाषाओं का उस रूप में विकास नहीं हुआ जिस रूप में होना चाहिए था। उन्होंने जैसे तैसे हम लोग जैसे टूटी फूटी भाषाएं बोल लेते हैं, उसी ढंग से उसका आउटपुट आया है। तो लक्ष्य हमारा जब 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में विकास तो सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि 8वीं अनुसूची के दायरे में है ये भाषाएं। लेकिन बाकी भाषाएं जो उपेक्षित हो रही है, जैसे मैंने कहा, तो आदि वाणी को लेकर तो तमाम मंत्रालयों के बीच में समन्वय के साथ राजभाषा विभाग यदि उस लक्ष्य को भी लेकर चलें, जैसे मैंने कहा, तो एक तो मई 11 को टेक्नोलॉजी दिवस, मतलब प्रौद्योगिकी दिवस, और दूसरा जो है आपको 11 दिसंबर भारतीय भाषा दिवस। इन दोनों को भले ही इस ढंग से मनाए ना जाए, लेकिन ऑनलाइन में करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर, जैसे 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य है, विकसित भारतीय भाषाओं का लक्ष्य हम लोग 20 साल पहले रख ले, तभी जाकर पूर्ण विकास संभव है। तो इसलिए 2027 का लक्ष्य लेकर अगले 2 वर्षों में हम इस चेतना के साथ काम करें कि हमारी तमाम भाषाएं डिजिटल परिवेश में जगह पा सकें। उस दृष्टि से आप सभी कर्मयोगियों से मैं यही आग्रह करूंगा, आप अपने अपने परिवेश में जहां पर आप हैं, आपके आर पार जो भी भाषाएं हैं, तो उनको लेकर काम करें। जैसे मैंने कहा, तो आपको तो पता है, एक यहाँ पे छोटा सा उल्लेख करते हुए कि हम जैसे कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हिंदी तीसरे स्थान पर है। तो दक्षिण भारत की चूंकि पत्रकारिता संबंधी 200 साल हम मना रहे हैं, दक्षिण भारत से एक हिंदी मिलाप बहुत पुराना अखबार है। तो वहाँ पे आप देखिए, तो हम लोग ये निश्चित रूप से देखेंगे कि कई सारी भाषाएं उपेक्षित है। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये सारे अखबार उस भाषाई चेतना को बढ़ाएं, लेकिन मैं यही दूसरी बात भी यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय भाषाएं उपेक्षित है, तो उनके उद्धार के लिए ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जिसको हमने अमृत काल कहा। इस अमृत काल में किसी भाषा को हम मृत होने नहीं देंगे। ऐसे लक्ष्य के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे, हमारे अपने परिवेश की भाषाओं को डिजिटल परिवेश में ले जाएंगे, निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। तो मैं आप सारे कर्मयोगियों से यही आग्रह करता हूँ सविनय कि आप डिजिटल चेतना के साथ अपने परिवेश की भाषाओं का डेटाबेस विकसित करें, जिससे कि कॉर्पस बढ़ने के साथ साथ तो इन भाषाओं का डिजिटल विकास संभव हो पाएगा। मैं उस डिजिटल परिवेश की शब्दावली में अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन समय सीमा होने की वजह से मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं। जब आप सब डिजिटल चेतना के साथ अपनी भाषाओं के विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम अपनी भारतीय भाषाओं को बचा पाएंगे। और विशेषकर मैं यही उल्लेख करना चाह रहा था, विकिपीडिया में आप 1, 2, 3 नंबर जो गिन रहे हैं, हिंदी का स्थान पहला है, दूसरा है या तीसरा है, जो भी कह दीजिए, विकिपीडिया में स्थान 50 तक भी नहीं है। तो विकिपीडिया में भारतीय भाषाओं की संख्या जो शुरू हो रही है 50 के बाद से शुरू हो रही है, तो 50 तक भारतीय भाषाएं पहुंची नहीं है। लेकिन हम इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर भारतीय भाषा चेतना को लेकर जब बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से विकिपीडिया में हमें अपनी भाषाओं को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान का माध्यम है। तो ज्ञान का प्रसार हम भारतीय भाषाओं के माध्यम से कर सके, तभी ये डिजिटल चेतना सार्थक हो पाएगी। तो मुझे यहाँ आमंत्रित कर मौका देने के लिए राजभाषा विभाग के प्रति और ध्यान से सुनने के लिए आप सबके प्रति परम आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय भाषाओं के प्रति डिजिटल चेतना कितनी आवश्यक है, आपने इस पर और साथ ही प्रौद्योगिकी में हो रहे विकासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। हम आपके आभारी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम अपने वक्ता का अभिनंदन करेंगे।